नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज जैन स्काई एजुकेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्काई एजुकेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 6 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने अपना विश्वास प्रकट किया है और इसी श्रृंखला में स्काई एजुकेयर हिंदी के पाठ्यक्रम लेकर आया है जो प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी से संबंधित है, साथ ही टीजीटी पीजीटी और साथ ही कॉलेज व्याख्याता सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के लिए हैं। स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है ये सारे पाठ्यक्रम, इसलिए आज ही आप स्काई एजुकेयर का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, हम सब हिंदी के विद्यार्थी और हिंदी में हिंदी साहित्य के इतिहास को जानना अनिवार्य है। हमारे पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यापक स्थान दिया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमें कई इतिहास पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन इस कक्षा के माध्यम से आप उन सभी इतिहास में लिखी गई विषय वस्तु को सारगर्भित रूप में पढ़ेंगे और यह कोर्स आपके लिए अति उत्तम और लाभकारी सिद्ध होगा। न केवल तथ्यों से आप अवगत होंगे अपितु विषय वस्तु की समझ भी पैदा होगी। हम आज प्रारंभ करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके शब्द, इसके अर्थ, इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, इतिहास लेखन की परंपरा की श्रृंखला हम आज से प्रारंभ करेंगे। तो हम श्री गणेश करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, 3 शब्द हम यहाँ ले रहे हैं। पहला है हिंदी, दूसरा है साहित्य और यहाँ पर आता है का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, हम तीनों शब्दों को समझते हैं। पहला शब्द है हिंदी, दूसरा है साहित्य और तीसरा है इतिहास। इतिहास शब्द अपने आप में 3 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास शब्द बना कैसे, तो इसको देखिएगा, इसकी व्याख्या करते हैं। तो पहले इतिहास शब्द को देखें, इसमें 3 शब्द है, इति प्लस ह और तीसरा शब्द आता है आस। इति का अर्थ है जैसा था वैसा है। ह का मतलब होता है निश्चित। ह का मतलब क्या होता है? निश्चित, या हम क्या कह सकते हैं सचमुच। और आस यहाँ का मतलब है ज्ञान होना, अर्थात जैसा था वैसा है, ये निश्चित घटित हुआ था उसका ज्ञान होना। जैसा था वैसा है, जैसा घटित हुआ था निश्चित रूप से उसका ज्ञान हमें जो विषय कराता है वह क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। वह क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और उसी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास का मतलब है इति धन ह धन आस, जैसा था वैसा है, जैसा था, जैसा घटित हुआ वैसा ही यहाँ पर वर्णित किया जाता है। उसका ज्ञान हमें होता है, निश्चित होता है, क्योंकि घटनाएं निश्चित थी। तो इसका ज्ञान कराने वाला विषय क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। वह विषय जिसमें अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे इतिहास कहते हैं। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ अगर हम समग्र रूप से कहें तो समग्रतः हम कह सकते हैं कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ था ऐसा ही था, अर्थात जो घटित हुआ था उसका अध्ययन किया जाता है। अर्थात वह विषय जिसमें अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। वह विषय, देखिए, वह विषय जिसमें अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे इतिहास कहते हैं। वह विषय जिसमें अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इतिहास का जनक, यहां पर आते हम, इतिहास का जनक, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? यूनानी दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक। ये मूलतः क्या थे? इतिहासकार। वह
भूगोलवेत्ता। मूलतः इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे कौन? यूनानी दार्शनिक हेरोडोटस, जिनका नाम क्या आता है? हेरोडोटस को माना जाता है। इनका समय लगभग 400 ईसा पूर्व, यहां पर हमने लिखा है इनका समय लगभग 400 ईसा पूर्व, मतलब आज से लगभग यो मान ले 400 और इधर 2100 2500 साल पहले इनका समय माना जाता है। तो वह विषय जिसमें अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब दूसरा शब्द अपने पास आता है साहित्य। देखिए, दूसरे शब्द को अगर हम समझें तो क्या आता है अपने पास? साहित्य। साहित्य शब्द की अगर हम व्युत्पत्ति देखें, व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है? कि बनावट होता है। साहित्य शब्द के व्युत्पत्ति को अगर हम देखें तो ये साहित्य शब्द बना कैसे? तो इसमें शब्द है सहित प्लस य, अर्थात जिसमें सहित, सहित का मतलब सहित, यो भी अर्थ लगाया सकता है, 3 अर्थ लिखते हैं, स प्लस हित प्लस य। इसके बारे में कहा जाता है जिसमें सबके हित का भाव हो वह साहित्य है, अर्थात जिसमें सहित हो, जिसमें सबका समावेश हो वह साहित्य है। कई अर्थ विद्वान इसका निकालते हैं, लेकिन हम इसका अर्थ निकालेंगे जिसमें सबका हित का भाव हो वह साहित्य है। अब आप कहेंगे सर सबके हित का भाव कैसे होगा? तो इसको यूं समझिए कि मनुष्य ने प्राचीन काल से, आदि काल से, अपने जन्म से जो कुछ सीखा वो उसके मस्तिष्क में अंकित था, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा। लेकिन जब ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया तो उसे लिखना आवश्यक हो गया, और जब वो लिखा जाने लगा तो बताओ वो क्या कहलाया? साहित्य कहलाया। अब लिखा क्यों मनुष्य ने? पहली चीज तो अपने ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए, दूसरा आगामी पीढ़ी में हस्तांतरित करने के लिए। क्यों? क्योंकि बार बार नया खोज तो नहीं किया जा सकता है, इसलिए मनुष्य ने अपने ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए उसे लिखा और आगे बढ़ाता रहा, और ये जो लिखा यही साहित्य कहलाता है, यही लिटरेचर कहलाता है। तो मनुष्य ने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया उसे लिखा, और जो लिखित रूप में उपलब्ध हुआ वो साहित्य कहलाता है। तो फिर आपके दिमाग में प्रश्न आया, क्या सर फिर भूगोल में, इतिहास में, कला संस्कृति में, चिकित्सा में, ज्योतिष में जो लिखा वो सब साहित्य? बिल्कुल, वह सभी ही साहित्य में आता है। इसलिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। किसने लिखा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। क्या लिखा है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही क्या है? साहित्य। अर्थात मनुष्य ने जो कुछ ज्ञान अर्जित किया वही क्या है? साहित्य है। ठीक, और ये साहित्य शब्द ही काव्य के नाम से जाना जाता है। तो साहित्य शब्द आपके स्पष्ट हो गया, मानव ने जो कुछ अर्जित किया वो साहित्य कहलाया। ठीक, इसे साहित्य क्यों कहा गया शब्द के अर्थ पर? इसमें सब कुछ समावेश है। दूसरा, मानव कल्याण के लिए है, इसलिए सहितेन भावेन इति साहित्य आता है। तो हमें इतिहास पढ़े। इतिहास किसका पढ़ना है? साहित्य। लेकिन साहित्य तो बहुत बड़ा है, तो फिर हमें किसका इतिहास पढ़ना है? तो हमें इतिहास पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। किसका इतिहास पढ़ना है? तो अब हमारे पास आता है कौन सा शब्द? हिंदी शब्द। हिंदी शब्द को अगर हम देखें तो हिंदी शब्द कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। हिंदी कोई एक शब्द नहीं है। हिंदी व्यापकता को समावेशित किया हुआ है, व्यापकता इसमें है। अब इसका हम अर्थ समझते हैं। पहले शब्द, सबसे पहले आती है हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। सबसे पहले क्या आता है? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति आती है। अब हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति को समझते हैं, अर्थात हिंदी शब्द बना कैसे। तो ध्यान रखिए, हिंदी शब्द जो बना वह ईरान के निवासियों की देन है। ईरान के निवासियों की देन है। किसकी देन है? ईरान के निवासियों की देन है, पहली चीज। और फारसी भाषा से बना है। सीधा शब्द अगर हम कहें कौन से बना है? फारसी भाषा के शब्द से बना है। अब आप कहेंगे सर कैसे बना है? तो इसको समझिएगा।
देखिए, अगर हम बात करें, विश्व में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। विश्व में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और समय के साथ विदेशी आक्रांता भारत में आते रहे। यहां पर यह भारत का मानचित्र है और यहां पर हमारी एक नदी है, सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ये पूरा क्षेत्र भारत का है और ये सिंध प्रांत कहलाता था। इसे यहां पर रहने वाले वासी कौन से कहलाए? सिंधुवासी कहलाए। और यहां पर बोली गई भाषा कौन सी कहलाती? सिंधी कहलाती है। ठीक, ये कौन सा क्षेत्र था? पाकिस्तान था, ये अफगान था, ये ईरान का क्षेत्र कहलाया, ये इराक क्षेत्र कहलाता है, ये कजाकिस्तान का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर आगे बढ़े तो ये पर्वत आ जाते हैं और ये पर्वत किस नाम से जाने जाते हैं? यूराल के नाम से, या यूरोप है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह यूरोप है और यहाँ पर एशिया है। यूरोप और एशिया को अलग करने वाले पर्वत कौन से? यूराल। इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, ईरान के लोग जो भाषा बोला करते थे, इनकी भाषा थी कौन सी? फारसी। इनकी भाषा थी कौन सी? फारसी। अब फारसी भाषा में स को क्या बोला जाता है? ह बोला जाता है। फारसी भाषा में स को ह बोला जाता है। जब ईरान के लोग भारत पर आक्रमण कर रहे थे, तो उन्हें सिंधु नदी पार करनी थी। अब आप यहाँ गौर से देखिएगा, इस सिंधु नदी के किनारे रहने वाले, यहाँ पर रहने वाले जितने भी वासी थे, बताओ वो कौन से वासी कहलाएंगे? सिंधुवासी। यहाँ भी रहने वाले वासी कौन से कहलाएंगे? सिंधुवासी। अब जब ये ईरानी लोग यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आए, तो भारत की सीमा में सिंधु नदी के किनारे रहने वाले वासी कौन से कहलाए? सिंधुवासी। लेकिन फारसी भाषा में स को क्या बोला जाता था? ह। फारसी भाषा में स को ह बोला जाता था, इसलिए सिंध का तो क्या हो गया? हिंद हो गया। सिंधुवासी से क्या हो गया? हिंदुवासी हो गया। और सिंधी से क्या हो गया? हिंदी हो गया। तो पहली चीज, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ के निवासियों ने किया? ईरान के निवासियों ने किया। अर्थात हिंदी शब्द कहाँ के निवासियों की देन है? ईरान के निवासी। कौन सी भाषा का शब्द बना है? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, यहां तक आया। तो देखिए, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति यहां तक समझ में आए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे देखिए, हिंदी। अब देखिए, हिंदी शब्द का प्रयोग कितने अर्थों में होता है? हिंदी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में होता है। कितने अर्थों में होता है? 3 अर्थों में। हिंदी शब्द का प्रयोग तीन अर्थों में होता है। हिंदी शब्द का प्रयोग कितने अर्थों में? 3 अर्थों में। पहला अर्थ देखिए, प्रथम है, यहां पर आता है प्रथम किस अर्थ में? 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियों के अर्थ में। हिंदी शब्द का प्रयोग जो व्यापक अर्थ में होता है वो 5 उपभाषा और 18 बोलियों के अर्थ में। प्रथम अर्थ तो यह आता है। द्वितीय अर्थ अगर हम देखें तो आता है पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। दूसरा अर्थ जो आता है वो है पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। और जो तीसरा अर्थ आता है, तृतीय अर्थ है, वो आता है सिर्फ खड़ी बोली हिंदी के अर्थ में। खड़ी बोली हिंदी के अर्थ में। हिंदी शब्द का प्रयोग कितने के अर्थ में होता है? तो हमारे पास आया 3 अर्थ में। आपको सीधा सा उत्तर देना है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग कितने अर्थों में होता है? 3 अर्थ में होता है। संपूर्ण अर्थ अगर हम देखें 5 उपभाषा और 18 बोलियां। यहाँ पर हमने भाषा में जब हम पढ़ते हैं, भाषा हमारे पाठ्यक्रम में होती है तो पूरी विषय वस्तु हम पढ़ते हैं। पश्चिम हिंदी और पूर्वी हिंदी के अर्थ में आता है और खड़ी बोली हिंदी के अर्थ में आता है। ये जो कुछ इनमें जो कुछ लिखा गया, इन 5 उपभाषा और 18 बोलियों में इनमें जो लिखा गया, इनमें
जो कुछ लिखा गया वह हिंदी साहित्य में गिना जाता है। चाहे 5 उपभाषाओं में लिखा गया, 18 बोलियों में लिखा गया, पश्चिम हिंदी, पूर्व हिंदी में लिखा गया, खड़ी बोली में, जो कुछ इनमें समाहित है वो सब कुछ किसका है? हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो ध्यान रखिए, तीनों शब्द स्पष्ट हुआ, हिंदी हुआ, साहित्य हुआ और इतिहास हुआ। अब आप थोड़ा सा यहां पर समझिएगा, हिंदी को हम समझने की कोशिश करें। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन यह थोड़ा सा हम लेते हैं हिंदी भाषा का इतिहास, या हिंदी भाषा का इतिहास हम समझते हैं। अभी हम साहित्य की बात कर रहे थे, यहां पर थोड़ा सा हम आते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास पहले पढ़ेंगे, थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं, भाषा में पूरा ये पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य को समझने से पहले हम हिंदी भाषा को समझते हैं कि हिंदी कब से प्रारंभ हुई, कैसे हुई। तो ध्यान रखिए, अगर हम हिंदी भाषा को समझना है तो हमें देखना पड़ेगा भाषा का इतिहास। अब देखिए, हिंदी भाषा के इतिहास को समझने के लिए देखिए, भाषा का इतिहास अगर हम देखें तो हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। देखिए, पहले आती प्राचीन भारतीय भाषाएं, पहले आती प्राचीन भारतीय भाषाएं, दूसरे आते मध्यकालीन भारतीय भाषाएं और तीसरी आती है आधुनिक भारतीय भाषाएं। 3 यहां पर हो गई प्राचीन भारतीय भाषाएं। अब समझिएगा, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक जो भाषाएं बोली गई वो प्राचीन भारतीय भाषाएं गिनी जाती है, प्राचीन आर्य भाषाएं कही जाती है। और 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक जो बोली गई वो मध्यकालीन भारतीय भाषाएं हैं। और 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से आज तक जो आई वह कौन सी? आधुनिक भारतीय भाषाएं कहलाती है। अब देखिए, यहां पर हमारे पास आया हिंदी और हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए ये जानना जरूरी है, इसलिए हम वहां बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। वहां हिंदी समझी, हिंदी को समझा, साहित्य को समझा, हमने इतिहास को जाना। अब हम थोड़ी हिंदी को समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको प्रकाश में लाते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय भाषाओं की बात करें तो यहाँ पर जो भाषा आती है वो कौन सी है? संस्कृत है। ये सब इसका रहा। संस्कृत भी 2 भागों में बांटी जाती है, एक आती वैदिक संस्कृत और एक आती है लौकिक संस्कृत। एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय भाषाओं को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। देखिए, पहला आता है प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। इसका समय क्या है? 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक और 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। यहां पर बोली गई वो क्या कहलाती है? पाली कहलाती है। यहां पर जो बोली गई वो प्राकृत कहलाती है और यहां पर बोली गई वो क्या कहलाती है? अपभ्रंश। और इसी अपभ्रंश से समस्त आधुनिक, इसी अपभ्रंश से समस्त आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास हुआ। अब हिंदी का प्रारंभ कहां से माना जाए? लगभग 1000 से। तो हम कह सकते हैं
हिंदी का जो इतिहास है वो लगभग 1000 साल का इतिहास है। यहां से समझना, तो हिंदी कहां से निकली? अपभ्रंश से। यह हमारा संधि बिंदु है। जब हम इतिहास लेखन परंपरा में बात करेंगे और काल विभाजन की बात करेंगे तो ये चीज महत्वपूर्ण होगी। तो ध्यान रखिए, हमारी सबसे, अब देखिए, भाषा स्थिर होती है कि परिवर्तनशील होती है? तो हम जानते हैं भाषा बहता नीर है, भाषा बहता नीर है, भाषा परिवर्तनशील होती है। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी। भाषा परिवर्तनशील होती है। हमारी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत थी, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आए, और फिर अपभ्रंश से क्या निकली? हिंदी। अब इस हिंदी में जो कुछ लिखा गया, ये जो यहाँ से चली आधुनिक भारतीय भाषाओं में, तो यहाँ पर हमारे केंद्र में क्या आ गई? हिंदी। और हिंदी शब्द का प्रयोग कितने अर्थों में हो रहा था? 3 अर्थों में। तो ये आया हिंदी साहित्य का इतिहास। तो भाषा तो हिंदी का इतिहास दिमाग में फीड करके चलिएगा, मस्तिष्क में स्थिर करके चलेगा। हिंदी का प्रारंभ लगभग 1000 से होता है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपना इतिहास संवत 1050 से लिखते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। लेकिन जब हम इतिहास में काल विभाजन की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाषा लाइट के स्विच की तरह तुरंत बंद और चालू नहीं होती। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभ को लेकर हमें कहां तक भी अतिक्रमण करना पड़ेगा? अपभ्रंश तक भी करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो केवल एक भूमिका आप तैयार कर लीजिएगा मस्तिष्क में। ये हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। हिंदी को समझने के लिए हमने ये समझा, साहित्य में हमने समझा साहित्य प्लस यह और इतिहास, अर्थात हिंदी में जो कुछ लिखा गया वह हिंदी का साहित्य है। और जब हम उसका क्रमबद्ध इतिहास अध्ययन करते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक, इसी में आगे बढ़ते हैं। वापस में लिखता हूं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास की अगर हम बात करें तो हम इतिहास पढ़ने से पहले किसने इतिहास लिखा, कौन सी पद्धति से लिखा और इतिहास लेखन के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या रहा है, ये जानना आवश्यक है। तो ध्यान रखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, इस 1000 में जो कुछ लिखा गया वो हिंदी साहित्य का इतिहास है और उसका क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास। अब आता है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की पद्धतियां। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की क्या आती है? पद्धतियां आती है। इतिहास लेखन के प्रति दृष्टिकोण आता है, ये हम समझते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों की अगर हम बात करें तो कई पद्धतियां हैं, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में मुख्यतः 4 पद्धतियां प्रचलित है। कितनी पद्धतियां प्रचलित है? 4 पद्धतियां प्रचलित है। देखिए, पहली पद्धति कौन सी आती है? वर्णानुक्रम पद्धति। पहली जो पद्धति आती वह है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति है पहली पद्धति जो कहलाती है, वह है वर्णानुक्रम पद्धति। ये पद्धति क्या है इसको समझेगा। वर्णानुक्रम पद्धति का तात्पर्य है इतिहास लेखन की वह पद्धति जो कवियों के नाम के पहले अक्षर के क्रम से लिखी जाती है। मतलब वर्णानुक्रम पद्धति अल्फाबेट में। जैसे 4 कवि हैं, जैसे मान लीजिए एक का नाम है कबीर, एक का नाम है कबीर, एक का नाम है सूरदास, एक का नाम है मीरा। अब देखिए, जब ये नाम लिखे जाते हैं तो देखो हम अल्फाबेट के अनुसार लिखेंगे तो हमारी वर्णमाला में देखो कौन कौन सा आता है? क, ख, ग, घ और कौन सा आएगा? अंग। ये हो गया। फिर कौन सा? च, छ, ज, झ, ये आ गया। फिर देखिए ट, ठ, ड, ढ, ण आ गया। फिर देखिए त, थ, द, ध, न आ गया। फिर प, फ, ब, भ, म आ गया। फिर देखिए य, र, ल, व देखिए। फिर देखिए स, यह हो गया। अब देखो इनमें सबसे पहले किसका आएगा? नंबर 1 पर कबीर का हो गया, नंबर 2 पर म, ये म आ गया तो नंबर 2, और स नंबर 3। ये कहलाती वर्णानुक्रम पद्धति अल्फाबेट के अनुसार। इस पद्धति में अगर हम बात करें तो ये कौन सी पद्धति कहलाती? वर्णानुक्रम पद्धति। अल्फाबेट अर्थात अंग्रेजी के वर्णक्रम माला हो सकती है, हिंदी की वर्णक्रम माला हो सकती है।
अर्थात शब्दकोश के क्रम के अनुसार कवियों के नाम के पहले अक्षर को जमाया जाता है। इसमें उनके जन्म को लेकर, उनकी प्रवृत्तियों को लेकर, काल विभाजन, नामकरण को लेकर कोई महत्व नहीं दिया जाता। इतिहास लेखन की इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? गारसा द तासी ने। इतिहास लेखन की इस पद्धति का प्रयोग हिंदी साहित्यिक इतिहास लेखन परंपरा में किसने किया? गारसा द तासी ने। और दूसरा नाम आता है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने भी इसी पद्धति का प्रयोग किया। गारसा द तासी के द्वारा जो इतिहास लिखा गया वर्णानुक्रम पद्धति से, उसका पहला कवि अंगद था और अंतिम कवि कौन था? हेमंत था। क्योंकि हिंदी शब्दकोश का प्रारंभ पहले स्वर अंगद अ से होता है और अंतिम किससे होता है? ह से होता है। तो ध्यान रखिए, इस पद्धति से जो इतिहास लिखा गया वर्णानुक्रम पद्धति में, उसमें नाम किसका आता है? गारसा द तासी का। यह पद्धति विशेष पद्धति नहीं मानी जाती, क्योंकि इससे केवल कवियों का संग्रह हो सकता है, लेकिन उनकी प्रवृत्तियों का, उनके काल का विशेष हमें यहाँ पता नहीं लगता है। ये पद्धति आती इतिहास लेखन की। दूसरी पद्धति की अगर हम बात करें, दूसरी इतिहास लेखन की दूसरी पद्धति आती कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति में क्या होता है? कवियों की जन्म तिथि, कवियों की जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है, आधार बनाया जाता है। कवियों की जन्म तिथि को क्या किया जाता है? आधार बनाया जाता है। और उसी के आधार पर इसमें क्या किया जाता है? काल विभाजन एवं नामकरण किया जाता है। काल विभाजन और नामकरण किया जाता है। यह पद्धति कौन सी कहलाती? कालानुक्रम पद्धति कहलाती है। देखिए, इसमें काल विभाजन और नामकरण किया जाता है, कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इस पद्धति को प्रयोग किया और उन्होंने जो अपना इतिहास लिखा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में उन्होंने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को, संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालखंडों में विभाजित किया। 11 कालखंडों में विभाजित किया। एक अंतिम जो नाम दिया, ये नामकरण नहीं होता है। बहुत सी जगह आपको 12 मिलेंगे, लेकिन विविध कोई कालखंड नहीं होता है, तो 11 कालखंडों में इन्होंने विभाजित किया। अब ये काल को ही महत्व इसमें दिया जाता है, प्रवृत्तियों को महत्व नहीं दिया जाता। तो ये कौन सी पद्धति हो गई? कालानुक्रम पद्धति। फिर आती है हमारे पास तीसरी पद्धति। तीसरी पद्धति को अगर हम बात करें तो पहली वर्णानुक्रम, दूसरी कालानुक्रम पद्धति और तीसरी आती वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति इतिहास लेखन की तीसरी महत्वपूर्ण पद्धति कौन सी? वैज्ञानिक पद्धति। विज्ञान किस पर विश्वास करता है? विज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित इतिहास पर अध्ययन करता है। विज्ञान ही क्या है? ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? देखिए, समझिएगा, ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान और विज्ञान, यहां पर ज्ञान का मतलब होता है सामान्य जानकारी। ज्ञान का मतलब होता है, क्या होता है? सामान्य जानकारी और विशेष जानकारी। सामान्य जानकारी और विशेष जानकारी। और विशेष जानकारी क्या होती है? जिस विषय में क्रमबद्ध एवं
व्यवस्थित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित तथ्यों का संग्रह करके उनका विश्लेषण किया जाता है। वहां कौन सी पद्धति होती है? वैज्ञानिक पद्धति होती है। ऐसा कहा जाता है इस पद्धति पर कार्ल मार्क्स का प्रभाव था। इस पद्धति पर किसका प्रभाव था? कार्ल मार्क्स का प्रभाव था। इस पद्धतियों में तटस्थ व निरपेक्ष होकर तथ्यों का संकलन किया जाता है तथा उनका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण किया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग, इस पद्धति से लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है किसका? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ये गिना जाता है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक गणपति चंद्रगुप्त का नाम आ जाता है। कौन सी पद्धति से लिखा गया? वैज्ञानिक पद्धति से लिखा गया ये इतिहास है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा आता है विदेयवादी पद्धति। चौथी है अपने पास विदेयवादी पद्धति। विदेयवादी पद्धति, इसको समझेगा। अब इसमें विदेयवाद का मतलब क्या होता है? विदेह का मतलब होता है, विदेयवादी पद्धति में क्या होता है? विदेयवाद का मतलब है संदेह से परे। देखिए यहां पर समझिएगा, विदेयवाद का शाब्दिक अर्थ है कौन सा? संदेह से परे, जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता वो क्या है? विदेयवादी पद्धति है। अब देखिए यहां पर विदेयवादी पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है? पाश्चात्य विद्वान तैन को माना जाता है। जन्मदाता किसे माना जाता है? तैन को माना जाता है। तैन ने इतिहास लेखन में 3 बातों को महत्व दिया: क्षण, जाति एवं वातावरण। क्षण, जाति और वातावरण। क्षण, जाति और वातावरण का इतिहास लेखन में बड़ा महत्व होता है और वह वातावरण वहां के साहित्य को प्रभावित करता है। विदेयवादी पद्धति में किसको महत्व दिया जाता है? कार्य कारण संबंध को महत्व दिया जाता है। कार्य कारण संबंध को महत्व दिया जाता है। विदेयवादी पद्धति से जो इतिहास लिखा जाता है उसमें युगेन प्रवृत्तियों को महत्व दिया जाता है। युगेन प्रवृत्तियों को महत्व दिया जाता है तथा उनके आधार पर ही काल विभाजन एवं नामकरण किया जाता है। उनके आधार पर ही काल विभाजन और नामकरण किया जाता है। युगीन प्रवृत्तियों को महत्व दिया जाता है और उनके आधार पर ही काल विभाजन और नामकरण किया जाता है। तो विदेयवादी पद्धति पर पाश्चात्य विद्वान तैन का प्रभाव था। उन्हीं को विदेयवादी पद्धति का जनक माना जाता है। कार्य कारण ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? वीरगाथा के काल के बाद भक्ति काल क्यों आया? भक्ति काल के बाद रीति काल क्यों आया? गद्य काल क्यों कहा गया? यह आता है। तो युगीन प्रवृत्तियों को महत्व दिया जाता है। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन में इसी पद्धति का प्रयोग किया। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन में इसी पद्धति का प्रयोग किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन में जिस पद्धति का प्रयोग किया वो कौन सी है? विदेयवादी पद्धति है। और इसी विदेयवादी पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया। काल विभाजन में युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर क्या किया? नामकरण। जैसे वीररस की प्रधानता थी तो वीरगाथा काल, भक्ति का प्राचुर्य रहा तो भक्ति काल, काव्यांग निरूपण होने लगा तो रीति काल, और गद्य की विधाओं को जन्म
होने लगा तो उसे गद्य काल कहा गया। तो इतिहास लेखन पद्धति की ये 4 महत्वपूर्ण पद्धतियां मानी जाती है। इतिहास लेखन की कितनी पद्धति, तो ध्यान रखिए, पहली पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी कालानुक्रम पद्धति, तीसरी वैज्ञानिक पद्धति और चौथी विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में इन 4 पद्धतियों को विशेष महत्व दिया जाता है। अब आता है इतिहास लेखन के प्रति दृष्टिकोण। इतिहास लेखन के प्रति दृष्टिकोण। अब देखिए, इतिहास लेखन के प्रति दृष्टिकोण की हम बात करें तो 2 दृष्टिकोण अपने को देखने को मिलते हैं। एक कौन सा दृष्टिकोण आता है, भारतीय दृष्टिकोण, और एक आता है कौन सा, पाश्चात्य दृष्टिकोण। इतिहास लेखन के प्रति 2 दृष्टिकोण है, एक भारतीय दृष्टिकोण होता है और एक कौन सा होता है, पाश्चात्य दृष्टिकोण। देखिए, पाश्चात्य जगत में जो इतिहास लिखा जाता है उसके प्रति 2 दृष्टिकोण होता है, वो यथार्थवादी होता है। कौन सा होता है, यथार्थवादी होता है। पाश्चात्य जगत में जो इतिहास लिखा जाता है उसके प्रति दृष्टिकोण यथार्थवादी होता है। जो जैसा था, बुरे को भी उतना ही स्थान देना है जितना अच्छे को देना है। जो जैसा है वैसा ही चित्रण किया जाता है, वहाँ एज इट इज लिखा जाता है। अश्लीलता हुई तो उसका वैसा ही वर्णन किया जाएगा। लेकिन भारतीय समाज में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ बुरे को बुरे और अच्छे को अच्छे में प्रदर्शित तो किया जाता है, लेकिन अच्छे की महिमा मंडित ज्यादा की जाती है। अच्छे की बुराई को कभी प्रदर्शित नहीं किया जाता और बुरे आदमी की अच्छाई को कभी प्रदर्शित नहीं किया जाता। इसलिए इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कैसा है, आदर्शवादी है। इतिहास लेखन प्रति हमारा दृष्टिकोण कौन सा है, आदर्शवादी। तो इतिहास लेखन की अगर हम बात करें तो इतिहास लेखन के 2 दृष्टिकोण है। पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी है और भारतीय दृष्टिकोण कौन सा है, आदर्शवादी है। तो इतिहास लेखन की, तो आज हमने बात की हिंदी साहित्य के इतिहास की, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों की। इतिहास लेखन के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा रहा, इसको हमने आज यहाँ पर देखा। ठीक, तो यथार्थवादी और आदर्शवादी। आज हम यहीं रुकते हैं, अगली कक्षा में फिर इसे आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज जैन स्काई एजुकेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्काई एजुकेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 6 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने अपना विश्वास प्रकट किया है और इसी श्रृंखला में स्काई एजुकेयर हिंदी के पाठ्यक्रम लेकर आया है जो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से संबंधित है, साथ ही टीजीटी, पीजीटी और साथ ही कॉलेज व्याख्याता, सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के लिए हैं। सारी बातें मैं आपको बताने से पहले 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सभी चीजें उपलब्ध है, लेकिन जो कर्महीन व्यक्ति होता है वो प्राप्त नहीं कर सकता। प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। और इसी श्रृंखला में मैं डॉक्टर मनोज जैन और स्काई एजुकेयर मिलकर लेकर आए हैं हिंदी के पाठ्यक्रम। मैं आपको जानकारी देता हूं। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम है। प्रथम श्रेणी का पाठ्यक्रम है, द्वितीय श्रेणी का पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किया गया है। और अगर भविष्य में भी किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो मैं डॉक्टर मनोज जैन उसमें संशोधन अवश्य करूँगा। स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है ये सारे पाठ्यक्रम, इसलिए आज ही आप स्काई एजुकेयर का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो हिंदी का प्रथम श्रेणी का पाठ्यक्रम जो रिकॉर्डेड है, कुछ कक्षाएं लाइव भी होगी। द्वितीय श्रेणी 2nd ग्रेड का पाठ्यक्रम जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाला है। साथ ही कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा, सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, संपूर्ण पाठ्यक्रम में मेरे द्वारा ही तैयार किया गया है। संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या है, शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम भी आपको उपलब्ध होगा। संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम है।
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाले केंद्रीय विद्यालय के द्वारा आयोजित होने वाले पाठ्यक्रम को भी समाहित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते इन पाठ्यक्रमों की क्या विशेषताएं देखिएगा। इसमें रिकॉर्डेड कक्षाएं हैं, कुछ कक्षाओं को लाइव से भी जोड़ा गया है। न्यूनतम इंटरनेट में बेहतरीन वीडियो क्वालिटी आपको मिलेगी। वीडियो ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा है। जितने आपके मोबाइल में क्षमता होगी उतने वीडियो डाउनलोड हो जाएंगे। मॉडल टेस्ट पेपर व ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इसमें मिलने वाले हैं। ई नोट्स और पीडीएफ की सुविधा तो सभी कोर्सों में उपलब्ध है। 2000 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलेंगे। मनोवैज्ञानिक तरीके से वीडियो को तैयार किया गया है। अलग से कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं के बराबर पड़ेगी, और आवश्यकता पड़े तो आप एक दो पुस्तकें सहायक पुस्तकों के रूप में आप खरीद सकते हैं। ये सारा हमने तैयार किया है, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि हम आपकी कसौटी पर खरा उतरेंगे। आप हमारे डेमो वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर आप मेरे वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।